पूरी ताकत से हाथ हिलाती रही, जोर जोर से चिल्लाती रही, जब तक कि उसकी आवाज बैठ नहीं गई। तभी अचानक उसके पैरों के नीचे की बर्फ टूट गई। उसे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और वो सीधे बर्फीले समुद्र में जा गिरी। पानी में गिरते ही ऐसा लगा जैसे हजारों सुइयां एक साथ उसकी त्वचा में चुभ रही हो। वो पानी के अंदर तड़पने लगी। सांस लेने की कोशिश में पानी उसके अंदर जाने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने पास की एक बर्फ की किनारे को पकड़ा और खुद को बाहर खींच लिया। वो बर्फ पर लेट गई, जोर जोर से खांस रही थी। उसका पूरा शरीर भीग चुका था, लेकिन उसने खुद को संभाला, बैठी और तुरंत गीले कपड़े उतारने लगी। फिर वो तेजी से टेंट में घुस गई। वो अभी भी उस गिरने के डर से उबर नहीं पाई थी कि तभी उसे टेंट के बाहर से एक आवाज सुनाई दी। ये इंसान की आवाज नहीं थी। उसने धीरे से खुद को संभाला और बाहर झांका। तैरती हुई बर्फ के दूसरे छोर पर एक छोटा सा ध्रुवीय भालू का बच्चा बैठा हुआ था। उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था और वो अपनी काली चमकदार आंखों से एमिली को देख रहा था। वो भी किसी तरह इस बर्फ पर आ पहुंचा था और शायद उसे भी नहीं पता था कि अब आगे कहाँ जाना है। एमिली उसे देखती रही और उसके अंदर एक अजीब सी भावना उठी। इस वीराने में अब वो अकेली नहीं थी। इस बर्फ पर अब एक और जिंदा प्राणी था जिसकी हालत बिल्कुल उसी जैसी थी। उसने अपने पास बची हुई थोड़ी सी नट्स निकाली और उस बच्चे की तरफ फेंक दी। भालू का बच्चा धीरे धीरे आगे आया और उन्हें खाने लगा। तभी दूर से एक भारी गर्जना सुनाई दी। माँ भालू आ चुकी थी। एमिली ने तुरंत पीछे हटकर टेंट के अंदर खुद को छुपा लिया और सांस रोककर बैठ गई। टेंट के कपड़े के पार उसे बाहर हलचल दिखाई दे रही थी। वो बिल्कुल हिले बिना इंतजार करती रही। कुछ देर बाद वो परछाई धीरे धीरे दूर चली गई और भालू का बच्चा भी उसके साथ चला गया। टेंट के बाहर फिर से सन्नाटा छा गया, जहाँ सिर्फ समुद्र की लहरों के बर्फ से टकराने की हल्की आवाजें आ रही थी। शायद बहुत कुछ झेलने के बाद या शायद उस जहाज के चले जाने के बाद उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। एमिली ने अपनी बहन की तस्वीर को काफी देर तक देखा और फिर धीरे से वो बात कह दी जो उसने करीब 20 साल से अपने दिल में दबा कर रखी थी। मुझे माफ कर दो। अन्ना की मौत उसकी जिंदगी का वो घाव था जो कभी भर नहीं पाया। ये दर्द हमेशा उसके अंदर रहा, उसकी सारी उपलब्धियों और तालियों के पीछे छुपा हुआ। लेकिन इस वीरान बर्फ के टुकड़े पर, जहाँ न कोई दर्शक था, न कोई रोशनी और शायद न ही कोई कल, उसने आखिरकार वो शब्द बोल दिए। ये उसने इसलिए नहीं कहा क्योंकि कोई सुन रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि उसे फिर कभी बोलने का मौका मिलेगा या नहीं। रात गहरी हो चुकी थी। तभी फोन फिर से बजा। इस बार भी कॉल हैरी का ही था, लेकिन उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। इस बार उसमें वो हल्कापन नहीं था, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने बात शुरू करते ही एमिली से कहा कि ये उसकी आखिरी कॉल है। एमिली एक पल के लिए समझ ही नहीं पाई। उसने पूछा, इसका क्या मतलब है? हैरी ने बहुत शांत आवाज में बताया कि ये सिर्फ उसे किया गया आखिरी कॉल नहीं है, बल्कि वो अब जिंदगी में किसी को भी कॉल नहीं कर पाएगा। ये सुनने में जितना साधारण लग रहा था, उसके पीछे का मतलब उससे कहीं ज्यादा भारी था। एक ऐसा इंसान जिसकी पूरी जिंदगी ही फोन कॉल्स पर टिकी हो, अगर वो कहे कि अब वो कभी कॉल नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब है कि उसकी पूरी जिंदगी किसी तरह टूट चुकी है। एमिली कुछ पल के लिए चुप हो गई। अभी तक वो बस ये सोच रही थी कि किसी तरह हैरी उसकी मदद कर दे, लेकिन उसकी ये बात सुनकर उसे एहसास हुआ कि सामने वाला इंसान भी शायद अपनी किसी बड़ी परेशानी में फंसा हुआ है। उसने अपने डर को थोड़ा दबाकर हैरी से पूछा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। इसके बाद हैरी ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी की कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि वो पहले बास्केटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता था, लेकिन वो ना तो काफी लंबा था और ना ही तेज। फिर उसने डॉक्टर बनने का सोचा, लेकिन अपनी बीमार माँ और 3 छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी की वजह से उसे वो सपना भी छोड़ना पड़ा। उसके पिता की मौत तब हो गई थी जब वो